Hello friends, welcome to the CDP classes again. Hope you all are doing good. अच्छा चलिए, day 1 अभी हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके सारे क्वेश्चन आंसर होपफुली आप सभी ने रिवाइज भी कर लिए होंगे। अगर उसमें कोई डाउट है आपको और आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं या आपको लगता है उसको दोबारा से कुछ समझाने की ज़रूरत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है जो सीटेट या द टीईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको चैनल रेफ़र कर सकते हैं सो दैट वो भी हम सबके साथ जुड़े और अपने परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल हो सके। आज हम डे 2 में जो बात करेंगे, देखिए वो हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन चिल्ड्रन, यानी कि वंशानुगति और पर्यावरण का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया, कि समाज का एक बच्चे के जीवन में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ये एग्जैक्टली हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं जो सिलेबस आयोग ने दिया हुआ है। तो अगर आपको अपने पास अपने सिलेबस रखा हुआ है तो उसको सबको आप टिक करते चलिएगा सो दैट ये इंश्योर हो जाए कि हाँ हमने एक अपना एनालिस्ट बना के उसको पूरा कवर कर लिया है। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, यानी आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव बेसिकली होता क्या है, मतलब बच्चे पर तो क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इसके बारे में तो हम सब आगे डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले ये होता क्या है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो बाल विकास की प्रक्रिया होती है वो एक बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल, समझे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर से मिलके बनी हुई होती है। तो जो हमारे इंटरनल फैक्टर होते हैं वो हमारे कि हमारी इंटेलिजेंस, आईक्यू हमारा कैसा है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, तो ये सब मतलब हमारी बुद्धि से रिलेटेड, हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। तो ये सब हमारे कुछ ना कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं, लाइक इम्पैक्ट ऑफ सोशल, मतलब इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी क्या है उस बच्चे के ऊपर, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, उसकी शारीरिक वृद्धि कैसी है। तो ये सब हमारे एक्सटर्नल होते हैं, यानी जो बाहर से दिखाई दे, समझे, जो बाहर से दिखाई दे, दीज ऑल आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। और जो हमारे अंदरूनी होते हैं भैया, जो हम मतलब समावेश करते हैं जिन चीज़ों का, जो दिख नहीं सकते, मतलब आपकी इंटेलिजेंसी का कोई भी कब पता लगाएगा, वो तभी पता लगाएगा कि जब आप किसी टेस्ट में बैठे हैं या कोई ऐसा डिस्कशन चल रहा है जहाँ पे मतलब ऐसा कोई बात चल रही है, आपके वैल्यू एडिशन जहाँ पे चाहिए, तो हाँ उन एडिशन को देख के, उन वैल्यूज़ को देख के एक सामने वाला जस्टिफाई कर सकता है कि हाँ जो सामने वाला है कि उसको कितनी नॉलेज है, कितनी उसकी आईक्यू है, इन सब के बारे में। तो वो हमारे सब इंटरनल फैक्टर हो गए, और जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सब वही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं, तो हम उनको देख लेते हैं पहले। कभी कभी क्या होता है कि स्पेशली यूपी टेट और जो स्टेट टीईटीज़ होते हैं वहाँ पे सीधा उठा के डेफिनेशन और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो एक बार ये डेफिनेशन देख लेना बहुत ज़रूरी है। जिसको भी अगर लगता है कि उसको याद नहीं रहने वाली तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो वो मेरे को अपनी आईडी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं कोशिश करूँगी कि उसको ईमेल करवा दूँ, तो उसको ये मिल जाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, ये जो डेफिनेशंस दी है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर, जो मेन इसमें है वो आपके वुडवर्थ साहब है, वुडवर्थ, जेम्स ड्रेवर हैं, डगलस एंड हॉलैंड है, पीटरसन है, मतलब ये 4 हैं जिनके नाम चलते हैं। तो वो हर डेफिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं इनसे ही लिंक है। तो वुडवर्थ ने कहा कि जो वंशानुक्रम है, आनुवांशिकता जो है, हेरिडिटी जो है, उसमें वो सब बातें इनकॉर्पोरेटेड होती है, वो सब बातें समाहित रहती है जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन माह से पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जब
बच्चा गर्भाशय में होता है, ये कुछ कारक ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमारे तब से ही डिसाइड हो जाते हैं कि हाँ ये इसके ऊपर इम्पैक्ट रहने वाला है। यानी कि ये बच्चा, उसकी आइज़ ब्राउन होंगी, उसकी आइज़ ब्लैक होंगी, उसके हेयर्स ब्लैक होंगे, उसके हेयर्स ब्राउन होंगे, हाइट कैसी होगी। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो जीन ही हमारे आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये आगे चल के ये जो बच्चा है वो इस तरीके से डेवलप होगा। ठीक है। फिर जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो शारीरिक मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होता है वही वंशानुक्रम है। मतलब ये ऐसा कुछ हो गया कि अगर एक माता पिता बहुत इंटेलिजेंट है तो उनके बच्चे इंटेलिजेंट ही होंगे, या फिर ऐसा लगता है कि एक माता पिता है उनका बच्चा स्पेक्स लगाता है तो मतलब वो दोनों स्पेक्स लगाते हैं तो उनका बच्चा भी स्पेक्स ही लगाएगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करे गए डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के थ्रू कि भाई अगर माता पिता ऐसे होंगे तो बच्चा भी ऐसा ही होगा। फिर डगलस की थ्योरी आई उसके बाद। डगलस और हॉलैंड ने कहा कि किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी रचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं, एबिलिटीज सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह माता पिता एवं अन्य पूर्वजों से ग्रहण करता है। और पीटरसन ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से भी प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम में मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं वो हमारे पेरेंट्स में नहीं थे। कभी कभी आपने देखा कुछ ऐसे हमारे अंदर एबिलिटीज़ आ जाती है जो कहते हैं कि ये तो अपने दादा पे चला गया या ये तो अपनी दादी पे चली गई। तो वो क्या होते हैं, वो हमें अपने डायरेक्ट पेरेंट्स से नहीं मिले। वो फैक्टर ऐसे है जो एक चलता हुआ क्रम आ रहा है तो वो वंशानुगति को डिफाइन करते हैं कि ये फैक्टर्स उसको अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से मिले हैं, तो वो हमारे पूर्वज से उसको मिले बेसिकली। तो ये वही समझाता है पीटरसन के अनुसार। तो पीटरसन को आप पूर्वज से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं आप ऐसे कनेक्शन बना लीजिएगा, सब चीज़ें आपको इजीली याद रह जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके कुछ नियम हैं जो वंशानुक्रम है, तो इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो नियम है, पहला नियम कहता है कि समान समान को जन्म देता है। क्लियर है आपको? समान समान को जन्म देता है, इसका मतलब है कि जो माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होगी। इसका मतलब है यदि माता पिता बुद्धिमान है तो उनकी संतान भी बुद्धिमान होगी। माता पिता की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कम होगी, और माता पिता की हाइट ज़्यादा है तो बच्चा भी लंबाई में वृद्धि करेगा। और कुछ हद तक ये रंग के बारे में भी बात करते हैं। तो पहला वंशानुक्रम लॉज ऑफ हेरिडिटी जिसको बोला जाता है वो, या लॉज ऑफ इक्वालिटी इसको बोल सकते हैं। लॉज ऑफ हेरिडिटी बेसिकली ये है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा यहाँ पे। लॉज ऑफ हेरिडिटी में मतलब लॉज ऑफ इक्वालिटी ही है ये, तो वंशानुक्रम तो आपका हो ही गया है। तो इक्वालिटी में क्या है कि वही समान समान को जन्म दे रहा है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा आता है लॉ ऑफ वेरिएशन, भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम क्या कहता है कि भाई जो इस नियम के अनुसार ये है कि बच्चा बिल्कुल माता पिता के हमशक्ल नहीं होते। देखा आपने, कोई भी बच्चा, ये होता ज़रूर है कि उसके कुछ फीचर्स अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, बट वो हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते, कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस पाया जाता है। वो रिफ्लेक्शन एक आ जाता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो एज इट इज़ कॉपी है। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा। प्रत्यागम होता है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन को जो प्रतिपादित किया था वो सोरेनसन ने किया था, आप ये याद रखिएगा। सोरेनसन कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली ना स्टेट टीईटीज में। तो जो सोरेनसन ने किया था, और उन्होंने इसके अनुसार कहा कि जो तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे हैं, वो तीव्र बुद्धि वाले प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागम कहलाते हैं। कह रहे कि अगर भैया तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होगी, और
कोई भी उसका ऐसा फैक्टर जैसे जो सेम उसको हूबहू अपने पेरेंट्स से मिलता है तो वो रिग्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये तीनों नियम हैं, आप इसको याद रखिएगा कि समान समान को जन्म देता है, लॉज ऑफ वेरिएशन, बच्चे माँ बाप से भिन्न होते हैं इन केस ऑफ मतलब जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं हमारे, और प्रत्यागम का सिद्धांत कि जो हूबहू चीज़ें मिलती हैं बुद्धि जैसे रिलेटेड तो वो हमारा लॉज ऑफ रिग्रेशन में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए ये तो हो गया, अभी हम वंशानुक्रम पढ़ते चले। वातावरण होता है हमारे आसपास की सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं, उस पर बच्चे का ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो रोस ने कहा, रोस और गिन्सबर्ग ये दो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने वातावरण को डिफाइन किया है एक बच्चे के ऊपर कि उसके इफेक्ट क्या हैं। तो रोस ने कहा कि कोई भी बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वही पर्यावरण है। मतलब इन्होंने पर्यावरण को डिफाइन किया एक बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में कि जो भी चीज़ है, जो भी फैक्टर है वो एक बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, वही हमारी बाह्य शक्ति है, जो भी है वही पर्यावरण है। और गिन्सबर्ग ने कहा कोई भी वस्तु जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरती है और उस पर अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है वो पर्यावरण कहलाती है। अब इन्होंने कहा कि जो पर्यावरण है उसके जो वातावरण के जो प्रभाव पड़ते हैं एक बच्चे के ऊपर वो किन किन टाइप के होते हैं। वो शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, उनकी बुद्धि पर प्रभाव हो सकता है, उनकी एबिलिटीज़ योग्यताओं पर प्रभाव हो सकता है और उनकी भावनाओं पर प्रभाव हो सकता है, इमोशन से एक बारी को हम बोल सकते हैं। तो जो शारीरिक विकास पर प्रभाव है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण होता है वो वातावरण ही है। समझ रहे हैं कि जैसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि अमेरिका में अनेक पीढ़ी निवास कर रही है और जापान और यहूदियों की लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है कि भाई वहाँ तो अमेरिका में तो पीढ़ी दर पीढ़ी निवास चल रहा है, तो और वहाँ पे अगर वो कहीं और से भी आए हुए हैं और रहते वो अमेरिका में हैं तो वो लंबे ही होंगे, क्योंकि भाई वहाँ की भौगोलिक वातावरण ही ऐसा है। आप मतलब अगर आप जापान में हैं पहले से लेकिन आपकी पीढ़ियाँ वहाँ पे रह रही तो अगली जो पीढ़ी होगी आपकी वो लंबी ही होगी। मतलब जो ये कहते हैं कि जो भौगोलिक दशाएं हैं जिस भी जगह की वो अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाती है जब पूर्वज लंबे टाइम से किसी भौगोलिक जगह पे रह रहे होते हैं। मानसिकता पर प्रभाव ये होता है कि बच्चा जहाँ भी समय व्यतीत करता है वो वहाँ वैसा ही सीखता है। तो इसके इम्पैक्ट वही है कि अगर एक बच्चे को अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी कंपनी मिल जाती है, उसको एक अच्छी सराउंडिंग मिल जाती है तो वो अच्छा ही सीखेगा, और अगर उसकी संगत ही गलत है तो वो बच्चा कभी अच्छा नहीं सीख सकता। बुद्धि पर प्रभाव को हम ऐसे समझेंगे कि बुद्धि में क्या होता है कि शिक्षा का उत्तम वातावरण बालकों के बुद्धि में प्रशंसनीय योगदान देते हैं। जो शिक्षा का वातावरण है अगर वो अच्छा है तो वो डेफिनेटली बुद्धि में योगदान देगा ही देगा। अगर कहीं स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है, टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, सपोर्टिव टीचर्स हैं, तो वहाँ के बच्चे डेफिनेटली उसका रिजल्ट 100% ही आएगा। लेकिन जहाँ पे शिक्षक ही मतलब इनएलिजिबल कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि उतना ध्यान नहीं दे पाते बच्चों पर, तो वहाँ का रिजल्ट तो देखिए थोड़ा गिरता है। तो ये सब वही है कि वहाँ का वातावरण, पर्टिकुलर स्कूल का वातावरण कैसा है। अच्छा, योग्यताओं के प्रभाव के संदर्भ में ये है इसमें समझना आपको कि जो व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ता है तो भाई उसको कॉन्फ्लिक्ट्स, उसको संघर्ष का सामना तो करना ही पड़ेगा। मतलब वातावरण में क्या है कि अगर आप अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आप की एबिलिटीज़ एक उस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं कि जहां आपको अपनी योग्यता दिखानी है, आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी है, तो वहां पर उसका इम्पैक्ट जो बाहर की चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं उन चीज़ों के ऊपर। तो ये योग्यताओं पर प्रभाव इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा भावनाओं पर प्रभाव, भावनाओं का प्रभाव है कि ये बेसिकली विषय विशेषज्ञों ने इसको दिया है, जो मतलब चाहते हैं कि ये भी वातावरण का ही एक पार्ट है। इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, बालक जो भी हैं, उनकी भावनाओं पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा कि उसके परिवेश में जिस तरीके की बातें होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में डेली झगड़ा होता है तो बच्चा भी झगड़ना ही सीखेगा। अगर आपके घर में डेली
खुशहाली की बातें होती हैं तो वो बच्चा खुशी खुशी ही अपना जीवन व्यतीत करेगा और उसके अंदर भाईचारे की भावना विकसित होगी। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सब हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर ही हैं जो एक बच्चे की पूरी आप ये कह लो कि उसके अंदर जो वैल्यूज़ एथिक्स जो डालते हैं वो यही फैक्टर डालते हैं। बच्चा वही सब सीखेगा जो उसके घर में जैसा वो देखता हुआ आया है। चलिए, ये अब बात हो गई हमारी हेरिडिटी की और एनवायरनमेंट की। होप यहाँ तक आपको भी कोई डाउट नहीं होगा। हेरिडिटी वही है, वंशानुगति, जो हमें पूर्वजों से सब कुछ मिला है, चाहे वो हमारे इंटरनल फैक्टर हैं चाहे वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। एनवायरनमेंट का प्रभाव वही है, जब बच्चा रहते हुए अपने जीवन में जो भी कुछ सीखता है वो सब हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, चाहे वो उसकी एबिलिटीज़ पर प्रभाव हो, चाहे उसकी भावनाओं पर प्रभाव हो, चाहे उसकी योग्यताओं पर प्रभाव हो, चाहे उसका शारीरिक मानसिक प्रभाव हो। जिस भी तरीके का प्रभाव होगा वो अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए जैसा सीखेगा उस पर उसका वैसा ही इम्पैक्ट होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये तो दोनों बातें हुई हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस की। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है कि जब व्यक्ति उसके समूह मानकों यानी नॉर्म्स के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास करता है तो वही समाजीकरण की प्रक्रिया है। भाई एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब वो सामाजिकता की भावना का विकास उसमें होता है। वो बाहर से कुछ सामाजिक फैक्टर, कुछ कल्चरल सांस्कृतिक फैक्टर को अपने अंदर इनहेल करके वो क्या करता है कि एक समाज में एक क्रियाशील मेंबर बन जाता है। तो जो ये प्रक्रिया है समाजीकरण की वो यही है कि जब एक बच्चा बड़ा होकर धीरे धीरे अपनी सारी कल्चरल वैल्यूज़, अपने सोशल वैल्यूज़ को जो भी इनहेल कर रहा है वो सब सोशलाइजेशन प्रोसेस की क्रिया में ही आता है। अच्छा, ये भी दो तरीके की होती है क्रियाएं। अच्छा, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, कुछ डायरेक्ट आपकी पूछी जा सकती है बिल्कुल सीधी सीधी। जॉनसन ने कहा है कि समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने हेतु योग्य बनाता है। ठीक है। उसके बाद हॉर्टले ने कहा है कि वह प्रक्रिया है समाजीकरण जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदेशों के अनुकूल बनाता है। ग्रीन ने कहा है कि जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं एवं निज स्वरूप और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है वही समाजीकरण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने कहा, जो भी ये साइकोलॉजिस्ट हुए या जो भी जिन्होंने भी ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया दी, तो उन्होंने कहा कि जो समाजीकरण की प्रक्रियाएं होती है, जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन होता है भाई, वो दो तरीके का होता है। उन प्रक्रियाओं में दो तरीके की प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती है, एक जिसको हम समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रियाएं बोलते हैं और समाजीकरण की गौण प्रक्रियाएं बोलते हैं। देखिए, जो प्राथमिक यानी प्राइमरी जो प्रोसेसेस है उसमें ये सब आता है हमारा सुझाव, सजेशन किसी को देना, पालन पोषण की विधियाँ और अनुकरण। मतलब सुझाव में वही है कि बच्चा सामाजिक व्यवहार को परिवार के लोगों से प्राप्त सुझावों से ही सीखता है। तर्क वितर्क अपने घर पे सीखता है, अपने घर के बूढ़े जो दादा दादी हैं, माता पिता जो हैं, उनसे अपनी परंपराओं को सीखता है। तो ये सब सुझाव है। और पालन पोषण में वही है कि उसका बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है। जैसे माता अपने बच्चे को बचपन से ही बहुत प्यार करती है, पिता उसको बाहर के सारे समाज में उठने बैठने हेतु काबिल बनाते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारे अंदर सोशल कल्चरल वैल्यूज़ इनपुट डालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हमारे पालन पोषण की विधियाँ हैं। अनुकरण में ये हो जाता है कि जब बच्चा चीज़ें देखता है, चाहे वो चेतन है चाहे अचेतन है, तो अपने आसपास के व्यवहार की नकल करता है वो। तो अनुकरण बेसिकली वही है किसी को फॉलो करना। तो जब वो जिस तरीके से अपने आसपास के वातावरण में होती हुई चीज़ें देखेगा उसका अनुकरण करेगा। तो ये सब हमारी प्राइमरी प्रक्रियाएं हैं, जिसमें सजेशन, मतलब प्राइमरी में आप ये समझ जाइए कि जो बहुत बेसिक हैं, जो बिल्कुल बच्चे में पैदा होते ही उसका शुरू जो हो जाता है, जैसे उसका पालन पोषण, लोग उसको सजेस्ट करते हैं डिफरेंट तरीके से, ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना, यहाँ बैठना है या नहीं बैठना, ये स्विच बोर्ड है यहाँ हाथ लगाना है नहीं लगाना। तो ये बच्चे को सजेशन हम स्टार्टिंग से ही देना शुरू कर देते हैं। और बच्चा फिर जो हमें देख के सीखता है कि हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं,
तो घर की कितनी क्रियाएं हो रही हैं, तो वो सब जो वो सीख रहा है वो सब प्राइमरी है। और जो गोन आती है जो हमारी सेकेंडरी होती है बेसिकली, वो सब ये है कि जब वो प्राइमरी सीख जाता है तो वो बाहर से सीखते हैं सब चीज़ें, जैसे लाइक कंपटीशन, प्रतियोगिता, सहयोग, कोऑपरेशन, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, और तादात्मिकस यानी आइडेंटिफिकेशन। कंपटीशन क्या होता है कि जब भाई वो बाहर निकलेगा तो वो देखेगा कि बच्चा एक क्लास में एडमिशन लेगा तो उसको जब मिलेंगे वहाँ पे स्टूडेंट, तो उसे पता चलेगा कि अरे जितना ज्ञान मेरे को आता है उससे यहाँ पे तो बहुत नॉलेजेबल बच्चे हैं, तो उसमें एक प्रतियोगिता की भावना आती है कि हाँ मेरे को किसी से आगे निकलना है या मुझे उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, इस तरीके से। सहयोग में क्या होता है कि भाई आपको ने देखा किसी को आपकी ज़रूरत है, आपकी बुक की ज़रूरत है, तो आप कोऑपरेट कर रहे हैं उसको, तो वो सब एक सहयोग की भावना आ गई। कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है कि भाई किसी को लगता है कि नहीं मेरे को ये वस्तु चाहिए और दो में अगर एक ही वस्तु चाहिए, तो वहाँ बेसिकली संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है। और तादात्म्य इसमें क्या है कि आइडेंटिफिकेशन, एक बच्चे को मतलब अपने बारे में पता होना, अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि मेरे क्या प्रोज हैं, क्या मेरे कॉन्स हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेसेस है, मतलब स्वॉट एनालिसिस बेसिकली हम कह सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो जो ये सब चीज़ें हैं वो हमारी गौण प्रक्रियाएं में शामिल होती हैं। अभी भी अगर किसी को सोशलाइजेशन, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर डाउट नहीं है तो आप इसको एक बार ही रिवाइज़ कर लें, अगर कुछ हल्का फुल्का है भी तो वो रिवाइज़ करके आपको दूर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इन टॉपिक से। अ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ, ये भाई 16 में पूछा गया था, तो अपब्रिंगिंग, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, पढ़ने की आगे जरूरत नहीं है, हम अभी पढ़ के आए थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज द रिजल्ट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, तो सीधा सीधा यही आंसर है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच of the following statement support role of environment in the development of child। कौन से स्टेटमेंट ऐसा है जो सपोर्ट रोल की तरह है वातावरण में एक बच्चे के विकास में सहयोग करता है। some students quickly process information while others in the same class do not। नहीं भाई ये तो सबको इक्वल होना चाहिए ना। There has been a steady increase in students average performance on IQ test in last few decades। ये हो सकता है बिल्कुल। अगर किसी चीज़ में परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है तो वहाँ अब डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट इज़ द ग्रेजुअल प्रोसेस, और यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि एवरेज परफॉर्मेंस जो है IQ टेस्ट लास्ट फ्यू डिकेड वो क्या है, स्टडी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ हम प्लस में बात कर रहे हैं तो प्लस की चीज़ों को हम सबसे ऊपर रख के चलते हैं। कोरिलेशन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है और फिजिकली फिटनेस का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट ही हमारे गलत हो जाते हैं, तो आप सेकंड को टिक कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर, नेचर नर्चर डिबेट हम आपने सुना ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स अप्रोप्रिएट टू यू। A child is like a blank slate whose character can be molded by the environment into any shape। देखिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते, वो बच्चा आपको देख देख के ही सीखेगा। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ओनली हैव ए लिटिल वैल्यू, जहाँ ओनली नॉट ये आ जाए वो तो पहले ही गलत हो जाता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इंसेपरेबली इंटरवूवन एंड बोथ आर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। देखो ये सही सा लग रहा है, ये कह रहा है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इंसेपरेबली इंटरवूवन, कि कहीं ना कहीं ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं। हम अभी पढ़ के ही आए हैं कि वातावरण और हेरिडिटी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे इंटरवूवन है। एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, बिल्कुल दोनों ही विकास पर विशेष प्रभाव डालते हैं। फिर भी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कभी कभी क्लोज ऑप्शन भी मिल जाते हैं। चिल्ड्रन आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू व्हाट दे वुड बी लाइक इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर एनवायरमेंटल दे ग्रो अप। ऐसा कोई नहीं सिखाता अपने बच्चों को, तो इसका सी ही आंसर है। अच्छा जब ये रिपीट हो गया है, ये बी है इसका आंसर। अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे। अच्छा लास्ट के 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। द प्रोसेस बाय विच
Children develop habits, skill, values and motives that make them responsible, productive members of society is called, yes, socialization. Socialization के बारे में तो पढ़ा है ये सब डेफिनेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग. लर्निंग को क्या क्या अफेक्ट करता है, अच्छा ये देखिएगा जरूर. इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. भाई लर्निंग कब होगी, जब इंटरेस्ट होएगा स्टूडेंट का. इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट. लर्निंग बच्चा कब करेगा, अगर उसकी EQ IQ दोनों वेल डेवलप्ड हैं. पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज. लर्निंग में हमेशा पेडागोजिकल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती हैं, बिल्कुल इसको कहीं दूर दूर तक भी ये गलत नहीं है. एंड सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट. डेफिनेटली वहाँ से भी लर्निंग होती है. तो ये चारों ही सही हैं, आप डी पे टिक कर लीजिएगा. अच्छा ये तो था भी हमारा डे 2 का कवरेज, हमने सब देख लिया है अपना. हम अब डे 3 की कवरेज की बात करें तो जब भी हम नेक्स्ट सेशन में अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो वो हम पियाजे कोलबर वाइगोत्स्की को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे विद PYQs. तो अगर आपको पहले 2 सेशन में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट सेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहिए. ये क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपके लिए निकाल के लाई हूँ. ये प्रीवियस ईयर्स में 1-2 बारी कई पेपर में डिफरेंट तरीके से पूछा गया है कि द वर्ड सोशलाइजेशन एक्चुअली मीन्स. ये एक्चुअली इसके जो ऑप्शंस है ना वो बहुत इंटर रिलेटेड हैं. तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, रिलेंटलेसली रिवोल्टिंग अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, अंडरस्टैंडिंग द सोशल डाइवर्सिटी और एडजस्टिंग इन द सोसाइटी. एक्चुअल मीन्स क्या है सोशलाइजेशन का, तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. अगर अभी भी आपको लगता है कि कहीं कोई इम्प्रूवमेंट है या आपको किसी और टाइम क्लास चाहिए या फिर आपको PYQs बढ़वाने हैं, किसी भी तरीके का आपका कंसर्न है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपके सजेशंस और सुझाव हमेशा हमारे लिए वैल्यूबल हैं, तो आप वो हमें देते रहिएगा, तभी चीज़ें आगे जाके इम्प्रूव होंगी. तब तक के लिए, अगले सेशन तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय.